वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस का पूरे डिटेल समझेंगे। फर्स्ट वीडियो है यह हमारा टेंस का। इसमें हम टेंस के टाइप्स के बारे में और उसका फर्स्ट टाइप्स का डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस का बारे में। तो टेंस क्या है? टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। ठीक है, टेंस यानी समय। थ्री टाइप ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में बोला जाएगा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस को। पास्ट टेंस को इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है भविष्यकाल। ठीक है, तो तीनों टेंस के चार और टाइप्स होते हैं। तीनों टेंस के और चार प्रकार होते हैं। पहला जो होता है इसका सिंपल या फिर इंडेफिनिट, दूसरा होता है इसका कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव बोला जाता है इसको, तीसरा होता है इसका परफेक्ट, चौथा होता है इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सिंपल यानी साधारण होता है, कंटिन्यूअस माने लगातार, परफेक्ट यानी पूर्ण, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्ण लगातार। ये तो था इनके मुख्यतः जो होते हैं टेंस वो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें और इनका चार टाइप्स होता है ना, ताकि इस टेंस को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए चार टाइप्स में और इसको डिवाइड किया जाता है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चार इनका भी होगा, चार इनका भी होगा और चार इनका भी होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के हो जाते हैं? 12 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इंडेफिनिट का तीनों टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों का डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर यानी इसका सूत्र देख लें कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले इसमें होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होगा, या तो ये फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म में तो रहेगा ही, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होंगे जिनमें एस या ईएस लगेगा, और कुछ वर्ब ऐसा होगा जिसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। अब किस वर्ब में एस या ईएस लगेगा और किस वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा उसको मैं बताता हूं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मुख्य क्रिया रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मुख्य क्रिया में देखो, यदि इसका नियम मैं लिखा देता हूं। नियम पहला आप लिख लेंगे कि इसमें मुख्य क्रिया का, इसमें मेन वर्ब का, जो मेन वर्ब होगा उसका हमेशा कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म रहेगा। दूसरा इसका नियम क्या लिखेंगे? यदि सब्जेक्ट कैसा हो? एक वचन हो। यदि सब्जेक्ट जो है एक वचन में होगा, तब जो मुख्य क्रिया होगा, जो मेन वर्ब होगा, एम भी लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। एम भी मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। यदि सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो मेन वर्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस लगाना है। ठीक है, यदि मान लो सब्जेक्ट में क्या होगा? एक वचन, जैसे कि ही, तो ही यदि है तो मेन वर्ब में, जैसे कि रीड है, मुख्य क्रिया क्या हो गया? रीड। रीड यानी पढ़ना, तो रीड में क्या लग जाएगा? एस, रीड से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से, ठीक है, तो यदि सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो मेन वर्ब में क्या लगाना है? एस या ईएस लगाना है। यदि सब्जेक्ट क्या हो? बहुवचन। यदि सब्जेक्ट बहुवचन होगा, अब बाकी में तो नहीं लगेगा, वो आपको पता है, बहुवचन या फिर आई दिखे या फिर यू दिखे, तब उस केस में तुमको क्या करना है? उस केस में आपको मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। मेन वर्ब में क्या नहीं लगेगा? एस या ईएस नहीं लगेगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा, लेकिन एस या ईएस लगाना है। इसमें एस या ईएस नहीं लगाना है। मेन वर्ब का केवल क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तीसरा, उसके बाद चौथा जो इसका नियम होगा वो क्या होगा? निगेटिव बनाते समय, यदि हम इसका निगेटिव बनाएं तो निगेटिव बनाते समय क्या करेंगे? निगेटिव बनाते समय नॉट जो लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, आपको पता है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। तो निगेटिव बनाते समय क्या करेंगे? डू या डस के बाद क्या लगाना है? नॉट। ठीक है, हमको यहां से डू या डस निकालना है। डू कब निकलेगा? यदि सब्जेक्ट में क्या हो? यदि सब्जेक्ट में बहुवचन होगा, तभी तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस केस में यदि सब्जेक्ट में मेन वर्ब में क्या हो? मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, मतलब वहां से डू निकलेगा। यदि मेन वर्ब में क्या लगा हो? यदि देखो मेन वर्ब में हमको एस या एस नहीं लगा है, उस केस में यहाँ पे क्या निकालना है? डू। यदि मेन वर्ब में एस या एस लगा है, उस केस में क्या बाहर निकलेगा? डस। ठीक है, तो ये है। अभी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, सामने समझेंगे इसको। तो निगेटिव बनाते समय डू या डस के बाद क्या लगाना है? नॉट।
अगला नियम है जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे इसका, देखो मैं इसमें आपको अफर्मेटिव भी समझा रहा हूँ, निगेटिव भी समझा रहा हूँ और इंटरोगेटिव साथ साथ पूरा कंप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम इसका इंटरोगेटिव बनाए तो इंटरोगेटिव बनाते समय डू या डस को क्या करना है, डू या डस को वाक्य के पहले लिखना है, डू या डस को क्या करना है, वाक्य के पहले लिखना है, ठीक है। सेंटेंस के पहले सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखेंगे, डू या डस को, और लास्ट में फिर क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क, तो क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है। तो आई होप ये नियम आपको पता चल गया होगा कि क्या है। मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और इसमें याद रखना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और पास्ट इंडेफिनिट होता है, पूरे 12 टेंस में केवल 2 ही टेंस ऐसे हैं जिन पर जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, सहायक क्रिया इन दोनों में नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या एस कब लगेगा, यदि सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन में हो, यदि सब्जेक्ट बहुवचन में हो, या फिर आपको सब्जेक्ट में आई दिखाई दे, यू दिखाई दे, तो भी मुख्य क्रिया में आपको एस या एस नहीं लगाना है, मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है, ठीक है। जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो डू या डस के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। जब भी हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू या डस को सामने लिखेंगे। डू कब निकलेगा, जब मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगा रहेगा, और डस कब निकलेगा, जब मुख्य क्रिया में एस या एस लगा रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका पहचान क्या हो जाएगी, इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी आएगा, ठीक है। वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, आता है। फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी में एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ऐसा वाक्य बताओ जिसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आता है। जैसे कि वह आम खाता है, वह आम खाता है, ठीक है। अब वह आम खाता है, चलो मैं इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, मतलब अफर्मेटिव में बनाऊं, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। तो वह आम खाता है, तो वह के लिए क्या सेंटेंस यूज होगा, सॉरी क्या वर्ड यूज होगा, तो वह आम खाता है, तो खाता है मतलब लड़का है, तो लड़का के लिए क्या यूज करते हैं, ही। यदि यहाँ पे खाती है मतलब लड़की होती तो वहां पे क्या लिखते, सी लिखते सब्जेक्ट की जगह। तो हम हमारे नियम क्या कहते हैं, हम सूत्र को याद रखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया आता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या होगा, आपका मुख्य क्रिया क्या होगा, खाना, खाना ही मेन वर्ब है, क्रिया है। आपको वर्ब के तीनों रूप पता होने चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों रूप पता होगा तभी आप टेंस बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ब के तीनों रूप को अच्छे से कंप्लीट याद करना है। तो देखो यहाँ पे खाना, खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट, तो इट हो जाएगा यहाँ पर EAT। अभी देखो नियम को देखो, यदि सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन, ही सी इट एक वचन में आएगा, यदि, है ना, आपको पता है कि ही सी और इट दिखे मतलब ये किस में होगा, एक वचन में होगा। तो देखो ही मतलब एक वचन है, तो हम क्या पढ़े, यदि एक वचन में हो सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन में हो, तो मेन वर्ब में क्या लगा देना है, एस या ES। तो मेन वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो ही इट्स हो जाएगा, ही इट्स हो जाएगा। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है, आम, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंगो, MANGO, मैंगो, तो ही इट्स मैंगो हो जाएगा। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। यदि हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनेगा, ही इट्स मैंगो। हमने नियम में क्या पढ़ा है, निगेटिव बनाते समय डू या डस का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट लगाना है। तो डू का प्रयोग होगा यदि मेन वर्ब क्या हो, मेन वर्ब में एस या ES नहीं लगा होगा तब डू निकलेगा, लेकिन मेन वर्ब में एस या ES लगा होगा तो क्या निकलेगा, डस निकलेगा। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, डस, DOES। क्योंकि जब भी हम निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, डू या डस को बाहर करना पड़ता है। तो यहाँ से यदि एस लगा होगा तो डस बाहर होगा, एस नहीं लगा होगा तो डू बाहर होगा। तो ही डज नॉट, उसके बाद क्या लगाना है, इट। अब देखो यहाँ पे जब हम डज लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो जो एस था ना, उसको ऐसा समझो, एस था ना वो इसमें लग गया, अब एस इसमें लग गया तो इसमें बचा क्या, तो एस तो इसमें लग गया, तो इसमें एस नहीं लगाना है। तो ही डज नॉट इट मैंगो, MANGO, मैंगो लास्ट में पूर्ण विराम, ठीक है। तो ही डज नॉट इट मैंगो, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। तो इसको याद रखना, जब भी डज निकालोगे तो यहाँ से एस को नहीं लिखना है, मेन वर्ब में एस को नहीं लिखना है। उसके बाद यदि हम इसके इंटरोगेटिव बनाए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाए, तो कैसे बनेगा, किसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, ही इट्स मैंगो चेंज द इंटरोगेटिव, इसका बना रहे हैं अफर्मेटिव वाले सेंटेंस का। तो हमने क्या पढ़ा है, जब भी हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ से डू या डस बाहर होता है, तो डू कब बाहर होगा, जब इसमें एस नहीं लगा रहेगा। यदि इसमें एस लगा है तो क्या बाहर होगा, डस। तो चलो इसको सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस लगा है मतलब डस बाहर हो जाएगा, तो डस लिख दिए। उसके बाद डस तो बाहर हो गया, अब क्या लिखना है, ही, तो ये हो गया सब्जेक्ट ही। उसके बाद इट, EAT, फिर वही बात, यहाँ पे एस को यहाँ पे लगा दिए मतलब यहाँ पर एस नहीं लगेगा,
तो डज ही इट, उसके बाद क्या लग जाएगा, मैंगो, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। यदि आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो उस केस में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इंटरोगेटिव। तो जब भी इंटरोगेटिव बनाओगे तो ये ध्यान रखना कि लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आपके लिए एक होमवर्क है, आप खुद करोगे। सीता आम, चलो ये तो खाता वाला हो गया। सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ये आप खुद बनाओगे। अफर्मेटिव भी बनाना है उसका निगेटिव भी बनाना है, उसका इंटरोगेटिव भी बनाना है। सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, पढ़ती है, ती है आया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, आप खुद करोगे इसको। चलो इसके बाद देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, मैं पहले ही बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, मतलब यूज होता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, लेकिन मेन वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगा, मुख्य क्रिया कौन से फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा आपका सेकंड फॉर्म में, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है। जो पास्ट इंडेफिनिट होगा उसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, सूत्र हो गया। उसके बाद हम इसके बाद इसके नियम देखते हैं। तो नियम इसमें क्या होगा, नियम तो पहले यही होगा कि इसमें जो मेन वर्ब होगा उसका कौन सा फॉर्म यूज होगा, उसका सेकंड फॉर्म यूज होगा मेन वर्ब में। दूसरा नियम इसका क्या हो जाएगा, दूसरा देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी रहे, चाहे वो एक वचन में हो चाहे वो बहुवचन में, कुछ भी रहे, हमको मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म यूज करना है। दूसरा इसका ये नियम होगा, जब भी हम निगेटिव बनाएंगे, जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉट को किसके बाद लगाना पड़ेगा, डिड के बाद। तो जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो डिड के बाद ही क्या लगेगा, नॉट लगेगा, वो आपको याद रखना है। जब भी निगेटिव बनाओगे तो डिड के बाद नॉट लगाना है। अब यहाँ पर ये केस नहीं है कि सब्जेक्ट में क्या है, ये सब देखने की बात नहीं है। सब्जेक्ट में कुछ भी है, आपको डिड निकालना है, डिड के बाद नॉट लगा देना है। यदि इंटरोगेटिव बना इसका, यदि हमको इंटरोगेटिव बनाने के लिए बोलता है, टेंस हो पास्ट इंडेफिनिट में है, उसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए बोलता है, तो आपको डिड को वाक्य के पहले लिखना है। डिड को क्या करना है, सेंटेंस के पहले लिखना है, या सब्जेक्ट के पहले बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो डिड को क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ नियम। अब इसके पहचान क्या हो जाएगा, तो इसमें पहचान हो जाएगा, इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता था, ती थी, या फिर ते थे, या फिर खा, या, ये सब आएगा। जैसे वह आम खाया, है ना, वह पढ़ा, ये सब आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहचानने का तरीका। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके वाक्य के अंत में यदि ता था, ती थी, ते थे सब आता है। तो कोई भी एग्जांपल चलो इसी का ले लेते हैं, वह आम खाता है। तो यदि हम इसका इस टेंस में अगर देखें तो ये क्या बन जाएगा, वह आम खाता था, वो क्या बन जाएगा, वह आम खाता था, ये बन जाएगा। चलो इसका अफर्मेटिव में टेंस पहले इसको ट्रांसलेट कर लो। वह आम खाता था, तो वह के लिए क्या यूज होगा, खाता था, लड़का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। तो देखो हमको इसमें भी क्या देखे हैं कि इसमें भी तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्या करना है, मेन वर्ब लगाना है। लेकिन मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में होगा। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे खाना है, तो खाना ईटिंग है ना, इट। तो इट को देखो, खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट। तो इट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। इट इटन होता है, इट जो फर्स्ट फॉर्म में होता है, एट ये सेकंड फॉर्म, और इटन EATEN, ठीक है। तो इट एट इटन होता है, तो एट इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा इट का, तो एट हो जाएगा, है ना, ही एट। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आम, तो ये हो जाएगा मैंगो। समझ में आया, तो ही एट मैंगो, ठीक है। तो इट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट, ATE8। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अगर हमको बोलता है चेंज द निगेटिव सेंटेंस, इस टेंस का पास्ट इंडेफिनिट का ये दिया है, ही एट मैंगो, चेंज द निगेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनेगा, ये बेहद ही आसान है। फिर उसके बाद हमने क्या नियम पढ़ा है कि जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो डिड के बाद क्या लगाना है, नॉट। तो चलो यहाँ पे हम डिड निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, डिड, तो डिड निकाल दिए। जब हम यहाँ से डिड निकालते हैं तो ये पहले रूप में आ जाएगा, मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो डिड निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ पे फिर से एट नहीं लिखना है। तो एट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इट, EAT, इट से बना है ना सेकंड फॉर्म, तो इसका फर्स्ट फॉर्म इट हो जाएगा, एट का। तो ही डिड इट मैंगो, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा।
समझ में आया? निगेटिव सेंटेंस कैसे बना? ही डिड इट मैंगो। यदि हमको इसका बोलते हैं इंटरोगेटिव बनाओ, चेंज द इंटरोगेटिव, ही एट मैंगो का चेंज द इंटरोगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा? हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो किसको बाहर करते हैं? डिड को बाहर करेंगे। कब? जब ये सेकंड फॉर्म में होगा तब। तो डिड बाहर हो गया, उसके बाद क्या बचा? इधर सब्जेक्ट लगाओ, बाकी को पूरा लिखो। तो डिड को लिखे, उसके बाद ही लिखे। अब ये फिर से अपने मूल रूप में आ जाएगा, मुख्य मेन वर्ब में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इट। तो डिड ही इट, उसके बाद क्या हो जाएगा? मैंगो। एक चीज हमेशा याद रखना, जब इंटरोगेटिव बनाओगे तो लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। इसके बिना वाक्य अधूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिड ही इट मैंगो। तो इस प्रकार से आपको पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल इसका आपके लिए होमवर्क है। क्या दे? वह पुस्तक पढ़ता था, वह पुस्तक पढ़ता था। या सीता गाना गाई, या फिर ऐसा भी बोला सीधा गाना गाई, ठीक है। ये सब होगा आपके, मतलब वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? ता था, ती थी, या ये सब आना चाहिए। आप फिर अपने हिसाब से उसको बना सकते हो, ये सूत्र मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं थर्ड टेंस की ओर, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले जान ले, सूत्र क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हमेशा जानते हैं की सूत्र की। तो सबसे पहले सूत्र आपको मालूम है तो आप कैसा भी प्रश्न दे, कैसा भी सवाल दे, आपसे बन जाएगा। बस फार्मूला का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। चलो मैं नीचे में लिख देता हूँ, ये पूरा आएगा नहीं। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? इसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। इसको आपको याद रखना है, विल या शैल लगेगा हेल्पिंग वर्ब। प्लस और क्या रहेगा? मेन वर्ब रहता है। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल रहेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि विल या शैल है तो विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो इसको नियम में समझते हैं, आप नियम करके याद रखना। पहला नियम इसका क्या होगा? विल या शैल लगेगा, ये तो पता है। चलो पहला नियम हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो मेन वर्ब होगा उसका कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का एम विशेष हो किया गया है, ठीक है। दूसरा जो इसका नियम होगा वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो होगा ना, सहायक क्या होगा, उसमें क्या लगेगा? विल लगेगा, या फिर क्या रहेगा? शैल। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? विल या शैल लगेगा, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको, विल या शैल। अब बात करते हैं तो विल किसके साथ लगेगा, शैल किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा चीज बता देता हूं कि आपको केवल एक चीज याद रखना है। क्या चीज? आपको कभी भी सब्जेक्ट में आई या वी दिखाई दे तो उसके साथ आपको लगाना है शैल, ठीक है। यदि आपको सब्जेक्ट में आई या वी दिखाई दे, मैं और हम, तो क्या लगाना है? शैल, ठीक है। बाकी कुछ भी दिखाई दे, बाकी आपको सब्जेक्ट में इसके बाद कुछ भी दिखाई दे तो क्या लगाओगे? विल, ठीक है। बस क्या चीज याद रखना है? आई और वी को। यदि आपको सब्जेक्ट में आई और वी दिखाई दे, तो क्या लगाना है? शैल। बाकी सब्जेक्ट में आई और वी के अलावा अदरवाइज कुछ भी दिखाई दे तो क्या लगा देना है? विल। तो ये हो गया कुछ नियम। अच्छा, इसके निगेटिव इंटरोगेटिव के नियम बचे हैं। यदि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव में चेंज करता हूं तो निगेटिव बनाते समय क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें तभी निगेटिव बनता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया है तो क्या करेंगे? विल या शैल के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। हेल्पिंग वर्ब जब भी बनाएंगे तो विल या शैल के बाद क्या लगाना है? नॉट। तो निगेटिव बन जाएगा। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो देखो विल या शैल को एक साथ नहीं लगाना है। जब आपके पास विल है, जब यदि विल लगा हो सेंटेंस में तो विल के बाद नॉट लगाएंगे। यदि सेंटेंस में शैल लगा हो हेल्पिंग वर्ब तो शैल के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम इंटरोगेटिव देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा। जब हम इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो विल या शैल को क्या करना है? वाक्य के पहले लिखना है। विल या शैल को क्या करना है? वाक्य के या सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले विल या शैल। यदि विल लगा है तो विल निकालेंगे, सब्जेक्ट शैल लगा है तो सब्जेक्ट शैल को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। तो ये कुछ नियम हो गया। इसके पहचान का क्या तरीका है, कैसे पहचानेंगे? तो इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा, गे, गी, मतलब फ्यूचर में होने वाली बात होगी, ठीक है। फ्यूचर में होने वाली बात को क्या बोलते हैं? लास्ट में क्या लगता है उसमें? गागे गे, ये सब लगता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसके वाक्य के अंत में क्या हो? गागे गे आता है। जैसे कि इसी का ले लेते हैं, वह आम खाता था तो वह आम खाता होगा। वह आम खाता होगा। अभी खाया नहीं है, खाता होगा फ्यूचर में, ठीक है। वह आम खाता होगा। चलो ठीक है।
तो इसका अफर्मेटिव पहले बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। तो वह आम खाता होगा, लड़का है तो वह के लिए क्या यूज होगा, ही, तो ही यूज होगा। अब देखो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, किस साथ लगेगा। मैं आपको नियम बताया हूं कि यदि आपको आई और वी दिखाई दे सब्जेक्ट में, यदि आपको सब्जेक्ट में क्या दिखाई दे, सब्जेक्ट में यदि आपको आई और वी दिखाई दे, आई और वी दिखाई दे तो क्या लगाना है, शैल लगाना है। तो यहाँ पे आई और वी है क्या, नहीं, तो क्या लगाना है, विल। तो ये हो जाएगा ही विल, तो ही विल लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, खाना, तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट, तो इट का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। तो ही विल इट। उसके बाद किसको खा रहा है, मैंगो, आम को खा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दो मैंगो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ही विल इट मैंगो, ये बन गया आपका अफर्मेटिव। यदि बोलता है चेंज द नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव में बदलो इसको, अफर्मेटिव को, तो कैसे बदलेगा, ये बहुत ही आसान है। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ही, तो ही के बाद क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। तो विल तो रहे है, पहले से है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जब हम नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद तो क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ही विल नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, इट, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले लिखो, सेंटेंस के पहले लिखो, सब्जेक्ट के पहले लिखो। तो विल को पहले लिख दिया, उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद क्या लिखना है, ही, उसके बाद क्या लिखना है, इट, बाकी तो सेम रहेगा, मैंगो, और लास्ट में ध्यान रखना क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव। तो ये ऐसे समझना है, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप किसको बनाओगे, जैसे कि सीता पतंग उड़ाएगी, सीता पतंग उड़ाएगी, ठीक है, ये आपको बनाना है, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो आई होप आपको ये सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का तीनों रूप अच्छे से समझ में आया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का।